हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन के बारे में। और हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें हमने इन ब्लॉकों पे अलग अलग फोर्सेस लगा के और ये स्टडी किया था कि हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं। मतलब हम कितना फोर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशंस निकाल रहे थे। तो अब हम इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर देते हैं, मतलब एक जनरल क्वेश्चन बना देते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब जनरल क्वेश्चन ये बनेगा देखो, ये फ्लोर हो गया, ये एक ब्लॉक बी हो गया, बस बी लिख दो। इसका मास m2 है और ये a हो गया, a का मास m1 है और यहां पे म्यू जो है वो 0 है, म्यू डैश, और यहां पे म्यू जो है वो म्यू है और ये अप्लाइड फोर्स है F। तो क्वेश्चन ये है कि इन द सिचुएशन shown in figure find the maximum value of F so that the two blocks moves together। ताकि ये दोनों बोलो ब्लॉक साथ साथ चलें। तो मूव्स टुगेदर का मतलब दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉकों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, यह है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं सॉल्व, देखिएगा। ओके, तो वही दो तरीके हैं करने के, मतलब इसको तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन to find maximum acceleration of block A। to find की जगह ऐसे लिख देता हूं मैं, let us find हम फाइंड कर लेते हैं ब्लॉक ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ब्लॉक ए का ही क्यों? क्योंकि बी का तो मैक्सिमम कोई लिमिट है नहीं, बी तो कितने भी एक्सेलरेशन से चल सकता है। समस्या तो एक ही है, ठीक है। तो ए क्यों चल रहा है? ए चल रहा है फ्रिक्शन की वजह से, और जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो किस में होती है? वो तो फ्रिक्शन में होती है। अप्लाइड फोर्स में तो कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा ए है, m1 इसका मास है, तो इस पर नीचे को लग गया एक फोर्स m1g, ऊपर को लग गया n1। अब क्योंकि जब B आगे जाएगा तो B A को अपने साथ आगे लेके जाना चाहेगा, तो ये इस पे आगे को लग गया एक फोर्स F, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जी म्यू इंटू में n1, और n1 की वैल्यू क्या है? n1 माइनस m1g है 0, तो इसका मतलब n1 की वैल्यू है m1g। तो F मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो हो गई F मैक्स इज इक्वल टू म्यू m1g। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया, ये वाली चीज आ गई, म्यू m1g बाई m1। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई म्यू जी।
तो बच्चों अब ये क्लियर है कि ए तो म्यू जी से ज्यादा एक्सेलेरेशन से नहीं चल सकता है। तो अब अगर ए म्यू जी एक्सेलेरेशन से चलेगा, ठीक है, तो और बी जो है वो म्यू जी से ज्यादा से चलेगा तो फिर रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं चाहता हूं कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो मैं ये कहूंगा देखो ए तो इतने ज्यादा, इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन से नहीं चल सकता, तो बी को ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही एक्सेलेरेशन दे सकता हूं ताकि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो इफ बी आल्सो हैज दिस मच एक्सेलेरेशन देन ओनली ए एंड बी विल मूव, या तो दोनों का इससे कम हो या फिर दोनों का इतना हो। इससे कम का मतलब फिर आप मैक्सिमम फोर्स नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपको तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ढूंढना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ए एंड बी एंड ए कैन नॉट हैव एक्सेलेरेशन मोर देन दिस, तो बी का भी एक्सेलेरेशन आपको इतना ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एफ की वैल्यू हो गई आपकी m1 plus m2 into a, because we are assuming both are moving together and the maximum value of a is mu g, तो f max की वैल्यू हो गई आपकी mu into में m1 plus m2 into g। तो ये हो गई वैल्यू एफ मैक्स की। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो आप देख लो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने 20 kg दिया था और यहाँ पे मैंने 40 kg दिया था, म्यू को मैंने 0.6 दिया था, तो उसमें एफ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0.6 इंटू 60 इंटू 10, सो दैट कम्स आउट टू बी 360 न्यूटन। तो पिछले क्वेश्चन में 360 न्यूटन से अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग आएगा, और अगर मैं 360 न्यूटन से कम लगाऊंगा तो एक्सेलेरेशन दोनों के इक्वल आएंगे। तो आप देख सकते हो पीछे वाले क्वेश्चन में कि जब मैंने 300 लगाया था तो दोनों के एक्सेलेरेशन सेम आ गए थे, है ना, फिर 400 लगाया तो अलग अलग आ गए थे। तो हम जनरलाइज ही रखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब फिर से हम यही क्वेश्चन दोहराते हैं, लेकिन अब की बार हम फोर्स लगा देंगे M2 पे, M1 पे सॉरी। क्वेश्चन सेम है, इन द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। पर अब की बार याद रखिएगा कि आप बी की बात करेंगे, ब्लॉक बी की, क्योंकि भैया ए तो जो है ना क्यों चल रहा है, ए इज मूविंग बाय द अप्लाइड फोर्स, तो यहां पे कंडीशन जो है ना वो बी के लिए आएगी। लेट अस फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। व्हाई ब्लॉक बी? बिकॉज ए इज मूविंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, बी इज मूविंग ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, सीमा आएगी, वो तो बी के लिए आएगी, ठीक है। तो देखिए फिर करते हैं। तो पहले ए का ही एफबीडी बना लेते हैं। तो ये ए का एफबीडी हो गया, देखो m1 जी नीचे को, n1 ऊपर को, f आगे को, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे को म्यू n1। अब बी का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ बी। तो बी पे ये n1 नीचे को, ये m2, तो m2 जी नीचे को, ये n2 ऊपर को, और इस म्यू n1 की रिएक्शन आगे को, म्यू n1, तो म्यू n1 ही इसको आगे लेके जाएगा। अब यहां से n1 की वैल्यू निकाल लेंगे, n1 की वैल्यू हो गई m1 जी के बराबर, तो इसको हम f मैक्स बोल सकते हैं। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू n1 यानी कि म्यू m1 जी। अब ए मैक्स निकालेंगे, लेट अस फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ध्यान से सुनिएगा, ए बी की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो हो जाएगा म्यू m1 जी बाई m2। यहाँ पे m2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो इसके वेट से हो रहा है, ठीक है, और जो एक्सेलेरेशन की बात है वो उसके लिए हम इसका मास से डिवाइड करेंगे। तो बस यही रहेगा, इसमें कटेगा कुछ नहीं। तो अगर B का एक्सेलेरेशन इतना है और हम कह रहे हैं कि दोनों को साथ चलना है,
तो तभी पॉसिबल है ना जब ए का भी इतना ही हो। तो इसका मतलब जो f की वैल्यू है वो होनी चाहिए m1 प्लस m2 इंटू ए, अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि f मैक्स की वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 इंटू म्यू m1g बाई m2। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू m1 by m2 into m1 plus m2 into g. So this will be the f max. तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो दो केस बन गए हैं। एक केस ऐसा है जिसमें दो ब्लॉक है, ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है। एक केस ऐसा है जिसमें दो ब्लॉक है लेकिन नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो ये m1 है, ये m2 है, और नहीं वैल्यू देते हैं ना 20 kg और ये 40 kg। म्यू इज इक्वल टू 0.6 और ये तो 0 है ही। f की वैल्यू दे रखी है हमको, ध्यान से देखिएगा 100 न्यूटन दे रखी है सपोज, और हमसे कहा गया है कि ए का और बी का दोनों का एक्सेलरेशन बताइए। क्वेश्चन है इन द सिचुएशन shown in figure find acceleration of block A and block B। ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताओ। तो देखिए करते हैं सॉल्व। ठीक है बच्चों, ए का और बी का एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है। तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि दो संभावनाएं हो सकती हैं सॉल्यूशन, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं देखिए, कर लेते हैं डिस्कस। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ना हो, तो दोनों ही लेके कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम दैट there is relative motion between A and B. There is relative motion between the block A and the block B. ये हमने मान लिया, तरीका है हमारा एक। तो A का एफबीडी नीचे को लग गया 20G, ऊपर को लग गया N1, आगे को लग गया F, तो पीछे को लगेगा फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन भी F के लगेगा जो कि म्यू N1 हो जाएगा। समझ आए बच्चों? क्योंकि आप तो पहले मान चुके हो ना कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन A एंड B, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा M1 20। तो N1 minus 20G must be equal to 0, so this gives me N1 is equal to 200 न्यूटन। ठीक है, अब F मैक्स निकाल लेते हैं। F के भी कह सकते हो आप इसको, F के इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 0.6 इंटू 200, so that gives me 120। ये तो खेल ही हो गया।
100 का आगे को, 120 का पीछे को, तो ये तो पीछे जाने लगेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए निकाल लेते हैं हम, माइनस का 120 और प्लस का 100 डिवाइड बाई 20, सो इट इज -1। और फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल लेते हैं, बी, एफबीडी ऑफ बी, ये बी हो गया, तो बी पे ये n1 लग गया, नीचे से n2 लग गया, 40 kg का ये है, m2 इसका नाम है। और ये देखिए ये वाला जो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो बी ने ए पे लगाया है, इसका रिएक्शन ए बी पे लगाएगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू इनटू n1, जो कि एक्चुअली 120 न्यूटन है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एफ के डिवाइड बाई, यहाँ पे एक 40 दी भी लगेगा नीचे को, डिवाइडेड बाई m2, एफ के इज 120 डिवाइड बाई 40, so acceleration of b is 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टुवर्ड्स राइट है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ब्लॉक ए इज मूविंग लेफ्ट, नेगेटिव मींस लेफ्ट है ना। क्या ये संभव है कि हम ए को खींचे आगे और जाए ये 1 के एक्सेलरेशन से पीछे, और बी जाए आगे? बी में रिलेटिव मोशन हो गया, और वो क्यों हो गया? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ गए बच्चों? तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहीं पे लिखना पड़ेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ए का और बी का दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए। तो ए मस्ट बी इक्वल टू ए बी एंड मस्ट बी इक्वल टू 100 बाई 60। So that comes out to be 10 by 3 and 10 by 3 नहीं 5 by 3 meter per second square. So both A and B will move with an acceleration 5 by 3 meter per second square towards right. ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इस फोर्स को बढ़ा देता हूं, फोर्स को बढ़ा के कर देता हूं मैं यहाँ पे 150 न्यूटन। अब देखते हैं, तो ये 100 की जगह 150 ले लेंगे, 150 में से 120 जाएंगे तो बचेंगे 30, सो इट विल बिकम 1.5, बाकी रेस्ट इज सेम। तो अब ए जा रहा है 1.5 के एक्सेलरेशन से और बी जा रहा है 3 के एक्सेलरेशन से आगे टुवर्ड्स राइट। ये इससे फास्ट जा रहा है, तो बी पे फोर्स नहीं लग रहा है, और बी ए से फास्ट जा रहा है, यानी रिलेटिव मोशन बी का बी प्रोड्यूस कर रहा है, बी तेज जाके, और बी जा रहा है फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन इज प्रोड्यूसिंग रिलेटिव मोशन। फिर से बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब की बार यहाँ पे लिखेंगे 150, क्योंकि नेट फोर्स 150 हो गया। जब हम इन दोनों को एक सिंगल बॉडी लेंगे तो ए और बी का जो फ्रिक्शन है ना, उसको इग्नोर मार देंगे, उसका कोई यूज नहीं है। तो 150 by 60, तो आई थिंक ये 2.5 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अब थोड़ा और बदल देते हैं इसको, ठीक है, 200 कर देते हैं। देखो, तो अगर यहाँ पे मैं 200 रख दूं, ज्यादा अच्छा होगा 200 माइनस 120 करो, क्योंकि आगे को लग रहा है 200, पीछे को लग रहा है 120। तो दिस बिकम्स 80 को 20 से डिवाइड करेंगे 4। B इज मूविंग विद 3, क्योंकि B तो 3 से ज्यादा से चल ही नहीं सकता। तो अब दिस इज नॉट पॉसिबल वाली लाइन हट जाएगी, तो यहां पे लिखा जाएगा दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, एंड द टू आंसर्स आर ओके। यानी ए का एक्सेलरेशन होगा, अब यहाँ पे नेगेटिव मींस लेफ्ट, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो लेफ्ट लिखेंगे कोई मतलब ही नहीं। So the acceleration of A is 4, acceleration of B is 3, that is okay. आपने इस पे 200 का फोर्स लगाया, ये 4 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये 3 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये फास्ट जा रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जिस पे अप्लाइड फोर्स है वो फास्ट चल रहा है, जिस पे अप्लाइड फोर्स नहीं है वो स्लो चल रहा है। तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, ऐसा तो हो ही सकता है, इसमें क्या परेशानी है।
ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। अब इसको मैं उस मेथड से भी कर सकता था। अभी अभी जो मैंने एक फार्मूला सिखाया था ना आपको, याद है? वो फार्मूला था एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू m1 बाई m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यूज डालूं तो देखो, म्यू m1, सो म्यू इज 0.6, m1 इज 20 डिवाइड बाई 40 इंटू 60 इंटू 10, तो ये तो कट के बाई 2 आ गया है ना। 0.6 से ये कट के मतलब 6 इंटू 10, 0.6 इंटू 10 6 हो गया, और 6/2 3 हो गया, और 360 3 इंटू 60 180 हो गया। तो अब यहाँ से स्पष्ट है कि अगर अप्लाइड फोर्स आपका 180 से एक्सीड कर जाएगा तो इन दोनों के एक्सीलरेशन डिफरेंट आ जाएंगे, जो कि आए भी हैं। जैसे कि जब पहले मैंने 100 का फोर्स लगाया तब दोनों के एक्सीलरेशन सेम थे, 150 का लगाया तो सेम थे, 200 पे लगा गए, तो जाहिर सी बात है कि ये फॉर्मूला एकदम बिंदास काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बना देता हूं। ठीक है, देखिएगा, मान लो मैं यहाँ पे 0.1 डाल दूं, अब फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, अगर मैंने यहाँ पे 0.1 डाल दिया तो इसी वजह से मैं कोई फॉर्मूला नहीं बनाना चाहता, क्योंकि छोटा सा चेंज करते ही ये जो फॉर्मूला है ये फेल, नाउ इट इज फेल्ड। ठीक है जी, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अब देखिए अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि A तो अपना मूव हो रहा है कितने एक्सीलरेशन से, A इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 4, एंड व्हाट अबाउट B? B पे आगे को भागने की टेंडेंसी है ना B की, तो इस पे एक फ्रिक्शन पीछे को और लगेगा, और वो यहां पे लगेगा ऐसे, म्यू डैश इंटू N2, है ना। N2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो N1 प्लस 40G इज इक्वल टू N2। N1 हमारा 20G है, N1 हमारा 20G है, तो N2 की वैल्यू 60G आ गई, और म्यू डैश N2 की वैल्यू आ गई 60 न्यूटन, क्योंकि म्यू डैश 0.1 है, तो 0.1 इंटू 600 इज 60। तो अब इस पे 120 का तो आगे को है, 60 का पीछे को, तो ये 60 बाई 40 हो गया, यानी कि ये 1.5 हो गया। क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये पॉसिबल है। समझ रहे हैं बच्चों? A 4 से जा रहा है और B जो है वो 1.5 से जा रहा है, ये पॉसिबल है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। आई होप आप समझ गए। तो अब मान लीजिए कि मैं यहां पे, ठीक है, 80 का फोर्स लगा देता हूं, 80, समझ रहे बच्चों? अब मैं आपसे कहता हूं कि सॉल्व करके दिखाओ। तो देखिए, अगर मैं 80 का फोर्स लगा दूं, अप्लाइड फोर्स 80 कर दूं, तो क्या होगा? दिस इज 80 माइनस प्लस का 80 एंड माइनस का 120 डिवाइडेड बाई 20, सो दैट इज -2। -2 मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ 2 से जाएगा ये, और ये राइट की तरफ 1.5 से जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब साफ है कि ये दोनों जो है वो एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ चलाऊं तो इसका मतलब फिर कैसे करूंगा मैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। अब भैया 80 लगा दिया आपने, तो भैया ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि ये जिस पे फोर्स लगा रहे हो वो 2 के एक्सीलरेशन से पीछे जा रहा है, जिस पे नहीं लगा रहे हो वो आपका क्या कहते हैं 1.5 के एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम ये मानेंगे कि दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। तो अगर मैं दोनों को एक साथ चला दूं, ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा 80 का फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन ऑफ A एंड एक्सेलरेशन ऑफ B, अब यहाँ पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो गई 60 न्यूटन, तो ये हमारा अप्लाइड फोर्स 80 है। तो आप कह सकते हो कि सर देखिए आपका 80 माइनस 60 is the net force and that should be equal to 20 plus 40 into A,
तो a comes out to be, a is actually AA and this is also AB which is equal to 20/60 यानी कि 1/3। तो अब दोनों 1/3 के एक्सीलरेशन से चलेंगे, ये संभव है। अब अगर आपका ये जो m1 है वो 1/3 के एक्सीलरेशन से चल रहा है तो इस पर कितना फ्रिक्शन लगेगा? तो देखो आगे को तो कितना है 80, तो AA इज इक्वल टू 80 माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 20 और ये 1/3 है, सो दैट इज 1/3। तो ये इधर चला जाएगा 20/3, सो 80 माइनस f इज इक्वल टू 20/3, इसको इधर लाएंगे तो f इज इक्वल टू 80 माइनस 20/3 220/3, f इज इक्वल टू 220/3। अब 220/3 एक्चुअली 73.33 है, तो दिस इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा क्योंकि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 120 है, तो 73 तो फ्रिक्शन लग ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। अब मान लो इसमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई f की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ ताकि दोनों एक साथ चलें। इन द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that the two blocks move together। अब क्योंकि नीचे भी फोर्स लग गया है बच्चों, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अब आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट तो वही है, ए तो अप्लाइड फोर्स के सहारे चल रहा है और बी जो है फ्रिक्शन के सहारे चल रहा है। इन द सिचुएशन शोन इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that the two blocks move together, है ना, moves together। ओके, तो करते हैं इसको सॉल्व, देखिएगा। बी ए का एफबीडी बनाते हैं पहले तो, और टुगेदर मूव कर रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन को हम एफ ही छोड़ देंगे, है ना। तो ये m1 है जो कि 20 g है, 20 kg है, ये हो गया 20 g, ये हो गया m1। अब इस पे फ्रिक्शन लग गया ये f, है ना। f की मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं f मैक्स, एफ मैक्स तो म्यू n1 हो गया ना बच्चों, सो दैट इज 120 न्यूटन। तो इक्वेशन बन जाएगी f माइनस 120 इज इक्वल टू 20, दैट इज ओके। अब देखो ये b की इक्वेशन बनाते हैं, तो b पे f मैक्स यानी कि 120 न्यूटन आगे को लग गया, और यहाँ पे ये f डैश है यानी म्यू डैश n2 जिसकी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 न्यूटन, ये आगे को लग गया, पीछे को लग गया, और ये 40 kg का ब्लॉक है। इससे बड़ा नहीं लग सकता आगे और इससे बड़ा नहीं लग सकता पीछे, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा अगर दोनों को चलना है तो। और ये यहाँ से n1 हो गया, ये यहाँ से n2 हो गया, ये 40 g हो गया। तो हम कह सकते हैं भाई देखो AB की वैल्यू आ गई 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 40, 1.5 आ गई। अब अगर AB और AA दोनों बराबर हो जाएं, है ना, तभी तो मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फॉर f मैक्स AB मस्ट बी इक्वल टू, ये AB मैक्स है एक तरीके से, AB मैक्स मस्ट बी इक्वल टू AA मस्ट बी इक्वल टू AB मैक्स। तो यहाँ से f मैक्स आ जाएगा हमारा f मैक्स माइनस 120 इज इक्वल टू 20 इनटू में 1.5, तो 1.5 इंटू 20 कितने हो गए 30 प्लस 20 150, तो अब की बार f मैक्स आ गया 150। तो आप 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगर आप 150 लगाते हो तो फिर ये दोनों इक्वल एक्सीलरेशन से जाएंगे 1.5 के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बेसिक लॉजिक बता दीजिए क्या है। लॉजिक ये है कि जिस पे फोर्स लग रहा है तो उसका तो कुछ भी एक्सीलरेशन हो सकता है, जिस पे नहीं लग रहा उसका आप मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल लो और उतना ही एक्सीलरेशन जिस पे फोर्स लग रहा है उसका भी रख दो, बस मैक्सिमम फोर्स आ जाता है, ठीक है।
तो होपफुली आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये दीवार है ना, ये एक ब्लॉक है, इसका नाम बी है, मास इसका M2 है, ये A है ना, मास इसका M1 है। ओके, ये एक रस्सी है, ये एक और रस्सी है, और ये एक पुली है, बंधे हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश है वो 0 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये हमने फोर्स लगा दिया F। तो F की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ताकि A और B मूव ही ना करें। क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that A and B does not move। मूव ही नहीं कर रहा कोई भी। ओके बच्चों, तो कोई बात नहीं, करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले B को देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगी T जो इसको इधर लेके जाएगी। A को देखते हैं पहले। तो A पे ये टेंशन लग गई जो इसको इधर लेके जाना चाहती है, ये M1 है, नीचे को लग गया M1G, ऊपर को लग गया N1, यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू N1 है ना। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो T माइनस म्यू N1 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो T मस्ट बी इक्वल टू म्यू N1। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब N1 की वैल्यू क्या है, N1 माइनस M1G इज इक्वल टू 0। सो N1 की वैल्यू आ गई M1G, तो T की वैल्यू आ गई आपकी म्यू M1G। अब हम B की बात करेंगे, FBD ऑफ B। ये था FBD ऑफ B, FBD ऑफ B। तो देखो ये B है, तो B पे आगे को F लग गया, ये M2 है, और इसकी रिएक्शन भी लगेगी ना, इस पे इधर को लग गया था ना फ्रिक्शन, तो इस पे इधर को लगेगा म्यू N1 है ना, और टेंशन भी लगेगी T। समझ रहे हैं, इधर से N1 लगेगा, इधर से M2G लगेगा, इधर से N2 लगेगा। N2 का तो कोई यूज है नहीं क्योंकि नीचे फ्रिक्शन 0 दिया हुआ है। तो अब क्योंकि इसको चलना ही नहीं है, तो F इज इक्वल टू आ गया हमारा F माइनस T माइनस म्यू N1 इज इक्वल टू 0। अब T की वैल्यू खुद ही म्यू N1 है ना, तो F माइनस 2 म्यू N1 इज इक्वल टू 0। तो F इज इक्वल टू 2 म्यू M1G। यानी अगर आपका अप्लाइड फोर्स इतना है तो ये चलेगा ही नहीं सिस्टम। समझे बच्चों? इफ द अप्लाइड फोर्स इज 2 म्यू M1G देन द सिस्टम विल नॉट मूव। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, चलो वही डेटा ले लेते हैं। 20 kg ये, 40 kg ये, और ये आपका 0.6। तो यहां से साफ है कि अगर F की वैल्यू 2 इंटू 0.6 इंटू 20 इंटू G से G से बराबर है G के, तो नहीं चलेगा ये। तो ये हो गया 200, 400, 400, 4 6 24, 240 न्यूटन। तो यानी इफ F इज लेस देन 240 न्यूटन द सिस्टम विल नॉट मूव। क्लियर हो गया? ये मैंने एक डेटा दिया है, वैसे तो जनरल फार्मूला ये है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा बदल देता हूं, ठीक है बच्चों? देखिएगा, मान लो मैंने F को दे दिया है 300 न्यूटन और आपसे पूछ रहा हूं
और बाकी सब सेम है, और आपसे पूछ रहा हूं कि ए का और बी का एक्सेलरेशन बताओ। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इन द सिचुएशन शोन इन फिगर, है ना। जो फिगर सिचुएशन में शो की गई है उसमें ए और बी का आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे। तो t माइनस, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाएगा पहले तो हम ये देख लेंगे, मान लेंगे कि ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चल रहे हैं दोनों, तो t माइनस म्यू n1 इज इक्वल टू 20a। एक्सेलरेशन दोनों के बराबर ही रहेंगे क्योंकि रस्ते से जुड़ गए ना ये। तो t माइनस 120 इज इक्वल टू 20a। अब इसकी इक्वेशन देखो, f है 300, तो 300 माइनस टी माइनस 120 इज इक्वल टू 40a। ठीक है, तो आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये ए से इधर जाएगा, ये ए से इधर जाएगा और ये ए से इधर जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये सारा कमाल हुआ है इस पुली की वजह से, क्योंकि रस्सी खींच रही है ना इधर। तो इस इक्वेशन का नाम 1 और इसका नाम 2, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, तो 300 माइनस 240 इज इक्वल टू 60a। तो 60 इज इक्वल टू 60a, सो a इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हुआ द ब्लॉक A विल मूव टुवर्ड लेफ्ट विद एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द ब्लॉक B विल मूव टुवर्ड राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो होपफुली आप लोग समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। देखो देखिएगा, ये फ्लोर है, ये ब्लॉक है बी जो कि आपका 40 kg का है, और ये ब्लॉक है ए जो कि आपका 20 kg का है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है म्यू डैश है जिसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है म्यू है उसकी वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि रस्सी है ऐसे जाती है, यहाँ पे दीवार है, ये एक पुली है ना, फिर ये रस्सी ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे एक पुली है, ओके, फिर ये ऐसे जाती है, नहीं ले आओ, यहीं तक ले आओ, है ना, फिर यहाँ पे एक पुली है, ये एक पुली है, ओके, ऐसे। तो यहाँ पे एक ब्लॉक टंगा हुआ है C, इसका भी मास 20 kg है। तो क्वेश्चन ये है कि म्यू की क्या वैल्यू हो ताकि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द मिनिमम वैल्यू of mu so that there is no
relative motion between A and B। अब देखो, वैसे तो हम इसका एक फॉर्मूला बना चुके हैं, लेकिन इसको मैं आपको शॉर्टकट तरीके से ही बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो, लेट मी टेल यू बाय अ शॉर्टकट मेथड। 20 kg, ठीक है। म्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सही है। तो यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ सॉल्यूशन। तो इसमें आप देख सकते हो कि सी नीचे क्यों आ रहा है, वजन की वजह से। बी आगे क्यों जा रहा है, रस्सी में टेंशन की वजह से। ए आगे क्यों जा रहा है, ए जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से। तो जो लिमिटेशंस है ना वो ए पे लगेंगी। तो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए कैन बी, देखो ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन आगे को लग गया, म्यू इंटू 20g, और इसका मास 20 है, सो इट इज म्यू जी। सो म्यू जी इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। समझे बच्चों? अब सी जो है वो म्यू जी एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये दोनों भी म्यू जी से आगे जा रहे हैं दोनों। तो देखो, अगर मैं ए और बी को एक सिस्टम ले लूं, टेकिंग ए एंड बी एज अ सिस्टम, टेकिंग ए एंड बी एज अ सिस्टम, अगर मैं इसको एक सिस्टम ले लेता हूं ए और बी को, तो T मस्ट बी इक्वल टू 60 इंटू म्यू जी। 60 इसलिए क्योंकि 20 और 40 एक सिस्टम बन गया, और इसका जो टोटल मास है वो हो गया आपका 60। दिस इज माई इक्वेशन नंबर, यू कैन से 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ ए। अब सी के लिए देखो, फॉर सी, ब्लॉक सी, तो सी ब्लॉक पे नीचे को 20g लग जाएगा, ऊपर को t लग गया, तो 20g माइनस टी इज इक्वल टू 20a। 20 इंटू म्यू जी कर दो, बस बात ही खत्म, ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं। इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो यहां तक 20g आ जाएगा, और ये हो जाएगा 80 इंटू म्यू जी। तो g की वैल्यू डाली ही नहीं, फायदा नहीं पड़ा, तो म्यू की वैल्यू आ गई आपकी 1.4, है ना, 1/4 यानी कि 0.25। तो म्यू की अगर वैल्यू 0.25 से ज्यादा है, समझे बच्चों, तो ब्लॉक ए एंड बी साथ चलेंगे। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.25। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, अब की बार मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये बी ब्लॉक है 40 kg का, और ये ए ब्लॉक है 20 kg का।
यहाँ पे एक पुली है और एक पुली यहाँ भी है। ठीक है बच्चों, तो ये M है और क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, चलिए M भी 20 kg है ना, या ज़्यादा देता हूँ, मान लो ये 60 kg है, C है ये, है ना। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू है आपकी 0.6, ठीक है। मेक इट होरिज़ोंटल, या चलो छोड़ो, पहले ना मैं आपको यही बताता हूँ कि M की क्या वैल्यू हो सकती है, ताकि find the maximum value of M so that there is no relative motion between A and B। हालांकि पिछले जैसा ही सवाल है, लेकिन करते हैं पहले। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M so that there is no relative motion, no motion, there is no motion of block A। ब्लॉक ए का कोई मोशन ही ना हो, ब्लॉक ए अपनी जगह पे रुका ही रहे, ठीक है बच्चों। तो देखो, वैसे तो ये हम कर चुके हैं इस तरह का सवाल। तो यहाँ पे टेंशन T लगेगी, यहाँ भी T लगेगी, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू N1 जो कि 120 न्यूटन हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे T माइनस 120 इज इक्वल टू 0। B को देखो, यहाँ पे टेंशन लगेगी T डैश, और यहाँ पे B पे एक फ्रिक्शन लगेगा म्यू N1, है ना, और ये T है ही। तो T डैश माइनस T माइनस म्यू N1 जो कि 120 है ना, ये म्यू N1 ही है एक्चुअली, which is written as T minus 120 is equal to 0। तो T डैश माइनस T माइनस म्यू N1, है ना, म्यू N1 इज 120, 0। तीसरी इक्वेशन बनेगी इसकी, ये आपका mg है। तो mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0। तीनों को ऐड कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको इसको और इसको ऐड करते हैं, देखो 120 120, टी कट गए, टी डैश कट गए, तो mg माइनस 240 इज इक्वल टू 0। सो mg इज इक्वल टू 240, g को 10 ले लेंगे तो m इज इक्वल टू 24। तो 24 kg आ गया ये। तो बच्चों, अब दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मतलब अगर m की वैल्यू 24 kg से कम है, 24 kg तक है, तो भी A और B मूव नहीं करेंगे। अब मैंने ना दो क्वेश्चन देने हैं आपको, एक बार m को 20 दे देना है, एक बार ज्यादा दे देना है। मान लो ये 20 है, आपको टेंशन बतानी है A और B, जो रस्सी A और B को कनेक्ट कर रही है उसमें। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। अभी अभी हमने साबित कर दिया कि अगर ये जो आपका C ब्लॉक है, इसका मास 24, ठीक है बच्चों, 24 kg से कम है, तो A और B चलेंगे नहीं। तो अभी मैंने 24 से कम ही दे दिया, मतलब 20 दे दिया, और आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बताओ कि यहाँ पे F लगा दो, यहाँ पे F लगा दो। अभी ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये चलेंगे नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं। इन द सिचुएशन शोन इन फिगर,
find the maximum value, find the tension in the string connecting A and B. तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि हमें ए और बी में जो है ना टेंशन फाइंड करनी है। और ये मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूँ कि ये मोशन तभी होगा जब 24 से ज़्यादा हो। तो एक तरीके से हमें थोड़ा सा तो आइडिया है ही, तो अब निकाल लेते हैं। मतलब फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो T माइनस एफ इज इक्वल टू 0, फिर T डैश माइनस T माइनस एफ इज इक्वल टू 0, और फिर 20G माइनस T डैश इज इक्वल टू 0। ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब जैसे ही तीनों को करेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 20G माइनस 2F इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 10G, यानी कि 100 न्यूटन। तो यहाँ पे T की वैल्यू आ जाएगी T माइनस 100 इज इक्वल टू 0, यानी T इज इक्वल टू 100। तो टेंशन जो है जी वो 100 न्यूटन होगी। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को एक सिस्टम मान लें तो T डैश जो है वो उधर खींच रहा है, 2T इधर खींच रहा है, तो T डैश जो है वो क्योंकि ये रुका हुआ है तो T डैश तो 20G होगा। तो 20G इज इक्वल टू 2T, तो T इज इक्वल टू 10G, यानी कि आ गया आंसर। अब मान लो कि मैं इसका वजन देता हूं बदल, ये हो गया मेरा 40 kg। अब फिर से क्वेश्चन है कि भैया ये बताओ कि कितनी है टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी। तो ये जो 0 था ना ये बदल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखोगे आप 20A, यहाँ पे लिखोगे आप 40A, यहाँ पे लिखोगे आप 20A, नो 40A। जब ये तीनों जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100A, है ना, 100A। अब 100A तो आ गया, लेकिन क्योंकि इनके बीच में मोशन तो तभी संभव होगा ना जब यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, म्यू n1, है ना। तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन को म्यू n1 डाल दोगे। म्यू n1 120 है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये जो इक्वेशन आई, एक चीज और, ये 40G है। तो 40G F की जगह पे आपको F की मैक्सिमम वैल्यू डालनी है, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हो गया ना A के और B के बीच में। तो 40G माइनस 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 100A। अब देखो 40G को 400 मान लो, तो 400 में से गए आपके कितने, 240, तो 160 बचा। तो 160 इज इक्वल टू 100A। तो यहां से A की वैल्यू आ गई आपकी 1.6, और आपको ऐसे नहीं डालना भी है। T माइनस एफ जो कि 120 है इज इक्वल टू 20 इंटू 1.6 ऐसे डालना है। तो यहां से T की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 32 प्लस 120, 152 न्यूटन। ये तब है हम G को 10 ले रहे हैं, समझ गए बच्चों। ऐसे करके ये आ गया। तो होपफुली आप लोग समझ गए। अब मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, ठीक है, देखिएगा। नीचे तो फ्रिक्शन 0 ही है, बस मैं पुली ना अपनी थोड़ी ऊंची लगा देता हूं यहाँ पे ऐसे, है ना। ये M हो गया C। तो मैं फिर से पूछूंगा कि find the maximum value of mass M so that the block B remains stationary. Find the
maximum value of m so that the block B remains at rest. ब्लॉक भी रेस्ट पे रहे। तो देखिए अब जैसे ही इधर भागने, यहां पे टेंशन डेवलप हो जाएगी टी डैश। टी डैश बड़ा होगा तो ए को इधर भागने की टेंडेंसी होगी, तो ए पे फ्रिक्शन इधर को लगेगा एफ मैक्स, ए पे इधर को लगेगा तो बी पे इधर को लगेगा एफ मैक्स, है ना। एफ मैक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट चेक कर चुके हैं क्योंकि म्यू हमारा वही है 0.6 ही है, मतलब हम अपने डेटा को नहीं बदल रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डेटा बदलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बदलेंगे। तो देखिए ए के लिए तो ये ए हो गया, ए पे आगे को लग गया टी डैश, पीछे को लग गया टी, और ये लग गया आपका एफ मैक्स, है ना। और ये लग गया आपका N1, ये लग गया, ये इसका मास हो गया 20 kg और ये हो गया 20 g। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए तो टी डैश माइनस टी माइनस एफ मैक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसकी इक्वेशन देखो, टी माइनस एफ मैक्स, टी माइनस एफ मैक्स इज इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन देखो, ये टी डैश है, ये एम जी है, तो एम जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0। इन तीनों को आप ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो एम जी माइनस 2 एफ मैक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एम जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ मैक्स। अब एफ मैक्स हो जाएगा आपका म्यू N1 और N1 हो जाएगा M1G, तो 2 म्यू M1G। जी कट गए तो m की वैल्यू आई आपकी 2 इंटू में 0.6 इंटू में 20, सो m इज इक्वल टू 2 इंटू में 0.6 इंटू में 20, वही 24 ही आ गया, 24 के जी। तो अगर c का जो वेट है वो 24 से हुआ कम, ठीक है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन नहीं हो, रिलेटिव मोशन क्या, मोशन ही नहीं होगा। अब मैं c के 2 मास दे देता हूं, मान लीजिए c का मास 20 है। अब बताइए कितना होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी। कनेक्टिंग ए एंड बी। तो अब यहां पे एफ मैक्स नहीं लगाना क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि मैक्सिमम नहीं लगेगा फ्रिक्शन। तो देखो बच्चों, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 20g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0। तीनों को ऐड करेंगे तो 20g इज इक्वल टू 2f आ जाएगा, तो यहां से f की वैल्यू 10g आ जाएगी और टेंशन की वैल्यू 10g यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगी। अब थोड़ा बदलाव कर देते हैं, तो मान लो कि इसको हम 40 कर देते हैं। अब क्या होगा, तो जैसे मैं इसको 40 करूंगा तो अब ये वाली इक्वेशन बदल जाएंगी। अब यहाँ पे फिर से एफ मैक्स आएगा या एफ के आ जाएगा। एफ के और एफ मैक्स एक ही चीज है बच्चों, क्योंकि म्यू और म्यू डैश तो दिया, म्यू एस और म्यू के तो दिया नहीं है उन्होंने। तो ये हो गई हमारी 20 kg के ब्लॉक के लिए, तो ये 20A हो गया, ये आपका 40A हो गया, ये आपका 100A हो गया। यहाँ पे आप 40 डाल दो, ऐड करेंगे तो 40g माइनस 2fk इज इक्वल टू 100A। नो 100 यहाँ नहीं, 100 यहाँ तो 40 चलेगा, 100A। तो ये तो 120 ले लेना आपने, तो 120
देखो 40g माइनस 40g माइनस एफ के की वैल्यू 120 है, एफ मैक्स की वैल्यू, तो 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 100a, दिस इज 400 एक्चुअली, तो 400 में से 240 गए तो 160 इज इक्वल टू 100a, सो a कम्स आउट टू बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू मैं इसमें जब डालूंगा ना, या तो इसमें t डैश में निकालना पड़ेगा, तो इसमें डाल देता हूं मैं बीच वाली इक्वेशन में। तो देखो t माइनस 120 इज इक्वल टू 40 इंटू में 1.6, तो पहले वाला आंसर नहीं है, द आंसर इज डिफरेंट, उसमें 152 आया था, तो ये 64 हो गया, तो दिस इज t इज 184। समझ गए बच्चों? तो लास्ट वाला जो आंसर है वो डिफरेंट आ गया। आई होप आप समझ गए। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमें तो प्रोसीजर फॉलो करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू।